नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज फिक्र ईरान के सामने ट्रंप के डिजिटल सरेंडर की। डिजिटल इसलिए क्योंकि जिस समझौते पर ट्रंप ने डिजिटल साइन किया है वो अमेरिका के सुपर पावर वाले दावे को गलत साबित करता है। इस बीच रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन हमलों ने मॉस्को से बेलग्रोड तक दहलाकर पूरा रुख बदल दिया है इस युद्ध का। यूक्रेन ने 700 आत्मघाती ड्रोन से रूस पर हमला किया। जेलेंस्की ने कल ही G7 से रूस को ड्रोन हमलों की चेतावनी दी थी। और राम मंदिर में दान पात्र से अब तक 200 करोड़ से अधिक की नकदी चोरी होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब करोड़ों रुपए का गोल्ड गायब होने की जानकारी सामने आ रही है। क्या राम मंदिर में महालूट हुई है? इस फिक्र की फाइल हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बगावत पर हर दिन नया क्लाइमैक्स दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी करवाया था, लेकिन 6 बागी सांसद लापता रहे। इसके बाद संजय राउत सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भड़क उठे। और बंगाल में ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी एक साथ कई आफतों में घिर गए हैं। टीएमसी का बैंक खाता फ्रीज करने की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक की गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक भी हटा दी है। और अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान का नया फरमान, स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन पहले ट्रंप के सरेंडर की फिक्र। लगभग 110 दिन बाद पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद दिख रही है। अमेरिका और ईरान में विश्वास की कमी के बावजूद भी स्टेबिलिटी का रोड मैप दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसे कमजोर करने के दावे कर रहे थे। वो ईरान को वेनेजुएला की तरह अमेरिका की शर्तों पर चलाना चाहते थे, लेकिन 110 दिन तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने होर्मुज के लॉकडाउन और पश्चिम एशिया में मिसाइल हमलों से पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। और आज जो तस्वीर सामने आई उसमें एक तरफ ट्रंप डील पर साइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन भी उसी समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इतिहास गवाह है और दोनों वर्ल्ड वॉर इस बात का सबूत है कि समाधान जंग से नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर ही होता है। तो फिर 110 दिन की तबाही और लगभग 7,000 से ज्यादा मौतों की जरूरत क्यों थी? इन 110 दिनों में 122 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। ट्रंप ने इस ग्लोबल उथल पुथल की शुरुआत की और आखिर में अपमान का घूंट पीकर इस डील पर साइन कर दिया। ट्रंप ने यह डील फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित वर्साई पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में साइन की। इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजमहलों में गिना जाता है। इंटरेस्टिंगली प्रथम विश्व युद्ध भी इसी जगह पर डील साइन करने के बाद खत्म हुआ था। और ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट का समझौता ड्राफ्ट हुआ है, जिसके मुख्य पॉइंट्स ये हैं, ध्यान दीजिएगा और खुद बताइए किसका पलड़ा भारी है, ईरान का या अमेरिका का। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम हैंडल्स हैं, उस पर कमेंट करके बताइए। सुनिए जरा, 30 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी। 30 दिनों में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड हटाकर हालात सामान्य करेगा। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका अब ईरान के लिए $300 अरब का फंड बनाएगा। अमेरिका ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल सेवाओं में छूट देगा। ईरान की फ्रीज संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएंगी। 60 दिनों में दोनों देश अंतिम समझौता फाइनल करेंगे। 60 दिन बाद समझौते को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिलेगी। 40 दिनों के भीषण युद्ध में ट्रंप ने दावा किया था कि हर रोज $1 बिलियन खर्च हो रहा है। और डील साइन करने से पहले भी ट्रंप ने कहा कि डील जरूरी थी क्योंकि इस पर बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। यानी युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट सामान्य था, लेकिन युद्ध की वजह से यहां लॉकडाउन हुआ, जिससे पूरी दुनिया को करोड़ों का नुकसान हुआ। ट्रंप ने भी अरबों डॉलर खर्च कर युद्ध लड़ा, लेकिन अब डील के तहत ईरान के लिए ही $300 अरब का फंड बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह युद्ध किस लिए लड़ा, यह अब भी हर किसी की समझ से परे है। ऊपर से यह ट्रंप की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार भी है। देखिए, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की पूरी नेवी नष्ट कर डाली, लेकिन असल में उन्होंने ईरान की शर्तों पर समझौता किया है। यह फैक्ट है और बगल में पैराडॉक्स है। ध्यान से देखिए जरा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर डाला, लेकिन ईरान में
उनका सत्ता परिवर्तन का सपना टूट गया। उन्होंने कहा था कि ईरान का पूरा मिसाइल भंडार नष्ट कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि युद्ध के बाद ईरान और ताकतवर बनकर उभरा है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान को इस युद्ध में घुटनों पर ला दिया, लेकिन असल में दुनिया मान रही है कि ट्रंप ने अपनी फजीहत कराकर डील साइन की है। इस बात की चर्चा दुनिया के कई विशेषज्ञ कर रहे हैं कि वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक के बाद यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक हार है, जिसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उन्हें विनाश का रास्ता चुनना पड़ा। फ्रांस के एवियन शहर में एक रिपोर्टर ने इससे जुड़ा सवाल कर ट्रंप को शर्मिंदा भी कर दिया। ट्रंप भी जानते हैं कि यह डील उन्होंने मजबूरी में स्वीकार की है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उनका कहना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता तो आर्थिक मंदी आ जाती, 4 हफ्तों में दुनिया का ऑयल रिजर्व खत्म हो जाता और अराजकता फैल जाती। इंटरेस्टिंगली ट्रंप के समझौते में जो कई डिटेलिंग है वो ओबामा के समझौते से मैच खाती हैं। इंटरेस्टिंगली ट्रंप अब ईरान को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के, पश्चिम एशिया के देशों पर और अमेरिका पर, और शायद वो ही ईरान का ऑयल भी खरीदें। तो फिर यह युद्ध करने की जरूरत क्या थी? ट्रंप समझौते की वजह आर्थिक संकट बता रहे हैं, लेकिन ईरान इसे ट्रंप का सरेंडर कह रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा, हमने अमेरिका और इजराइल दोनों को हराया है। ईरान ने 4 मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला किया। अमेरिका अपना कोई मकसद पूरा नहीं कर पाया, दुश्मन को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। मिसाइलें बात करने के लिए नहीं, हमला करने के लिए होती हैं। ट्रंप ने भी मान लिया है कि उन्हें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से कोई दिक्कत नहीं है, नेतन्याहू को है। मगर वैसे ट्रंप को अब ईरान की किसी भी शर्त से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। क्या अगला निशाना क्यूबा पर है? क्यों निकलना चाहते हैं, इसकी वजह देखते हैं। ध्यान से देखिए अब जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। आंकड़ों के मुताबिक ईरान की घेराबंदी और जंग में अमेरिका को हर रोज करीब $1 बिलियन का खर्च हो रहा था। इसके अलावा युद्ध में अमेरिका के 39 विमान, ड्रोन समेत कई रेडार और दूसरे सैन्य उपकरण तबाह हो गए थे, जिसकी लागत $2 बिलियन से भी ज्यादा थी। युद्ध के दौरान अमेरिका के हथियार भंडार का करीब 30% खर्च हो गया था। अमेरिका में महंगाई 0.6% तक बढ़ गई थी। मार्च से लेकर अमेरिकी शेयर बाजार में आप अगर S&P की बात करें तो 7.8% का डाउनस्लाइड देखा गया था। साथ ही अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी ट्रंप की आलोचना हो रही थी। चिंता इस बात की थी कि कहीं ट्रंप मिड टर्म पोल्स जो हैं वो ना हार जाएं। अब ट्रंप के 3 बयान जिसमें वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के बाद कहा था कि उनके पास बहुत ऑयल है, युद्ध तेल के लिए शुरू नहीं किया है। अप्रैल में भी यही बात दोहराई और कल कहा कि अगर पीस डील साइन नहीं होती तो 4 हफ्ते में अमेरिका का ऑयल रिजर्व खत्म हो जाता है। सुना आपने? ईरान की सारी शर्त मानने के बाद युद्ध का आखिरी चैप्टर अभी बाकी है। अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि शर्तों का पालन नहीं हुआ तो बमबारी से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कुल मिलाकर एक बात साफ है, इस युद्ध में अमेरिका इजराइल की वजह से घुसा था, लेकिन इस मसौदे की जो शर्तें हैं वो इजराइल को नामंजूर हैं। गेंद किसके पाले में है? ईरान से शांति समझौता डिजिटल तरीके से साइन हो चुका है, लेकिन G7 के मंच से ट्रंप ने यह कबूल किया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध सुलझाना उनकी उम्मीदों से ज्यादा कठिन है। और इसका एक उदाहरण आज देखने को भी मिल गया। यूक्रेन ने बीते 2 साल में रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 100 नहीं, 200 नहीं, 700 ड्रोन से रूस पर हमले की कोशिश की गई। यहां तक कि मॉस्को की तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। और यह सब तब हुआ जब फ्रांस से राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म हो चुका है और अब उनका मकसद रूस और यूक्रेन युद्ध को शांत करवाना है। उस समय ज़ेलेंस्की वहीं मौजूद थे और उनके कीव लौटते ही यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर हमला बोल दिया। हमारे लंबी दूरी के हमलों ने मॉस्को को एक बार फिर से निशाना बनाया। इस हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ज़ेलेंस्की ने शाम को पुतिन को एक चेतावनी भी दी। कहा, अगर यूक्रेन जलता है तो आपका मॉस्को भी जलेगा। अगर पुतिन इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते और इसे जारी रखना चाहते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। असल में रविवार सोमवार की मध्य रात्रि रूस ने यूक्रेन पर 600 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी थीं। उन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और 53 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
राजधानी कीव और खार्किव में भारी तबाही मची थी। कीव की 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक जगह कीव पेचेर्स्क लावरा को नुकसान पहुंचा था। और अब फिक्र राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ सोने की महालूट की। ठीक सुना आपने, सोने की महालूट। चढ़ावा चोरी की कड़ियों की पड़ताल करते करते अब सोना गायब होने का भी पता चला है। सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में घोटाला चढ़ावे के रुपयों से कहीं ज्यादा बड़ा है। घोटाला गोल्ड का भी है, वो सोना जो श्रद्धालु मंदिर में दान करके जाते थे। चढ़ावा चोरी की शुरुआत में 200 करोड़ की धनराशि के घोटाले का आरोप लगा। अब सोना चुराने की खबर है। कितना सोना चोरी हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आरोपों के आधार पर देखें तो राम मंदिर में कई सौ करोड़ का घोटाला दिख रहा है। लेकिन पहले सोने की इस महालूट की इनसाइड स्टोरी देखते हैं। देखिए, बताया गया है कि राम मंदिर में चढ़ावे के सोने को लेकर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई ठोस हिसाब किताब होता है। मतलब कितना सोना आया, कहां गया, इसका कोई सही रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि चढ़ावे के सोने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए श्रद्धालु कभी यह सोना दान पेटी में डालते थे, कभी वहां मौजूद पुजारियों को सौंप देते थे ताकि वो रामलला पर चढ़ा दें। पुजारी उसे गणना करने वाले बैंक स्टाफ को सौंप देते थे। कुछ लोग तो सोना चंपत राय को भी देकर जाने लगे थे। चंपत राय ये सोना अपने करीबी टिन्नू यादव को देते थे। बैंक में सोना जमा करवाने का जिम्मा टिन्नू के पास ही था। लेकिन कितना सोना आया और कितना बैंक में जमा हुआ, इसका कोई सही हिसाब नहीं है। अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि टिन्नू यादव के यहां से नकदी के साथ सोना भी मिला है। सवाल है कि अगर दान में दिया गया सारा सोना जमा हुआ तो टिन्नू यादव के घर में सोना कैसे मिला? आखिर रामलला का सोना गया कहां? अब एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है। सरकार का प्लान यह था कि दान में जो सोना राम मंदिर में चढ़ाया जाता, उसी सोने से धार्मिक सिक्के बनाए जाते जिसे रामलला के भक्त खरीद सकते थे। लेकिन रामलला पर चढ़ाए जाने वाले सोने का सही हिसाब किताब है ही नहीं। हालांकि हिसाब किताब दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने अपने ही अधीन काम करने वाले एक संगठन को जिम्मा सौंपा था। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी क्रोनोलॉजी ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए, कुछ महीने पहले केंद्र सरकार और SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच करार हुआ। करार में तय हुआ कि राम मंदिर में SPMCIL का एक काउंटर बनेगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दान में मिले सोने का रिकॉर्ड रखना होगा। यह तय हुआ था कि श्रद्धालु इसी काउंटर पर सोना या गहने दान करेंगे और बदले में उन्हें इसकी रसीद दी जाएगी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कंपनी को मंदिर में काउंटर खोलने के लिए जगह नहीं मिल पाई, इसीलिए काउंटर खुल ही नहीं पाया। यह भी बताया गया कि मंदिर का काम संभाल रहे लोगों ने कॉरपोरेशन के अफसरों को भगा दिया है। SPMCIL केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय के अधीन काम करती है। देश के कई बड़े मंदिरों में दान में चढ़ाए जाने वाले सोने का हिसाब किताब इसी के जिम्मे है। लेकिन करार के बाद भी अयोध्या के राम मंदिर में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। SPMCIL डाक टिकट, स्टैंप पेपर और मुद्रा छापने के साथ साथ सिक्कों का निर्माण भी करता है। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर SPMCIL को मंदिर में जगह नहीं दी गई? आखिर श्रद्धालुओं ने जो सोना श्री राम के चरणों में अर्पित किया, उसका रिकॉर्ड कहां है? वो सोना कितना था, किसके पास था? सवाल है कि अब उसका हिसाब कौन देगा? क्या सोना जानबूझकर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया? अब जांच सिर्फ पैसों की नहीं है, भगवान को चढ़ाए गए सोने की भी होगी। इस पूरे विवाद पर आज TV9 भारतवर्ष ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से बातचीत की। हमने उनसे दान के बाद अब सोना चोरी पर भी सवाल किया, उनका जवाब देखिए। तो ये सिर्फ धनराशि की बात, वहाँ तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं सर, उनकी भी बात की जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा है सोने और चांदी की, वो भी गायब हुई है।
ये जो चांदी सोना ऑर्नामेंट आभूषण का है, इसको आप कृपा करके दो हिस्से में देखें। एक तो जो लोग काउंटर पे जा कर के देते हैं और रसीद लेके चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वह एसबीआई में जमा होता है। प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ एसबीआई जाता है। व्यवस्था पक्की है नहीं है, यह इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा वह हिस्सा है जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे ही गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है, तो आभूषण अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। सुना आपने? यानी अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। चढ़ावा चोरी और गोल्ड विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, लेकिन इस बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। अब तक जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचते थे, चंपत राय खुद व्यवस्था संभालते थे और रामलला दर्शन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार चंपत राय को अपनी जगह प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। कल सीएम योगी राम मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी के घेरे में चल रहे चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने उनसे कहा है कि दर्शन और पूजा की व्यवस्था के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें और इसकी जानकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को मुहैया कराएं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन या ट्रस्ट की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी विवाद में नाम उछलने और पूछताछ के चलते चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। चंपत राय पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इसमें चंपत राय जी के संज्ञान में सबसे पहले बात आई, वो फौरन पहुंच गए। एक तरफ ये सब बातें सामने आ रही हैं, उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उनका जीवन जो है बड़ा निष्कलंक रहा है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके पास अपनी गाड़ी या अपना कोई वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये तक लोग कहते हैं उनकी ईमानदारी के विषय में बात करते हुए। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि चंपत राय के ही जिम्मे था तो वो कैसे फिर इससे अछूते रह सकते हैं। उनकी जानकारी में अगर उनका ड्राइवर ही ये कर रहा था तो कैसे नहीं उनकी जानकारी में था। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं। तो चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। शुरुआत में तो वह कुबेर टीला के पास एक नल नील टीला था, ऊंचाई का, टीला का मतलब एक ऊंचाई पे, वहीं पर एक कच्चे कैबिन में लोहे के रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि वह इस, यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं।
और अब अपडेट चौथे दिन की जांच का। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रेडार पर हैं। महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव के बाद आज ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा का नंबर आया है। सूत्रों के मुताबिक आज मंदिर परिसर में एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। इसके अलावा नोटों का बंडल बनाने और नोटों की गिनती करने वाले प्रभारियों से पूछताछ भी हुई है। साथ ही जांच में वो लोग भी शामिल हैं जो कैश की गिनती में शामिल लोगों को नियुक्त करते थे। सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट्स भी मंदिर परिसर में बुलाए गए हैं। सवाल है कि अनिल मिश्रा कौन है और वो कैसे एसआईटी के रेडार पर हैं। अब यहां यह जानना जरूरी है कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी अहम भूमिका है। कल हमने आपको बताया था कि चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से स्पेशल टीम ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने ही जांच के दौरान अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए तो उन्हें भी तलब किया गया। देखिए, ऐसे ही कड़ियां खुलती हैं, ऐसे ही कड़ियां खुलती हैं। चढ़ावे की गणना और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास ही है। मंदिर के अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हवाले है। अब दिलचस्प यह है कि जांच शुरू होने से ठीक पहले अनिल मिश्र आंखों के इलाज के लिए चेन्नई चले गए थे। ऐसे में एसआईटी यह जानना चाहती है कि गड़बड़ी के दौरान व्यवस्था की निगरानी कैसे की जा रही थी। वहां पर कौन सी आंखें हैं जिसको जांच की जरूरत थी। निगरानी में कहीं कोई प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा से पूछताछ के बाद कई अहम सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्यों के पूछताछ के बाद भी एसआईटी अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और ना ही किसी को आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया गया है। यह जरूर है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई उनके बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। फिलहाल अयोध्या और लखनऊ से लेकर देश भर की निगाहें चढ़ावा चोरी पर टिकी हैं। सवाल यह है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के रहस्य से पर्दा उठा पाती है या नहीं। इस 3 सदस्यीय जांच टीम के पास वक्त बहुत कम है। एसआईटी को 1 हफ्ते में शुरुआती रिपोर्ट जबकि 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। वैसे इस मामले में राजनीति काफी हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी नाम लिया जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। कांग्रेस इस मामले की जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में करवाने की मांग कर रही है तो बीजेपी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जो ट्रस्ट है हमारे मार्गदर्शक उस ट्रस्ट में ज्ञानेश कुमार भी उसके मेंबर हैं। तो आखिर ये व्यक्ति जो कि चुनाव आयोग के चेयरमैन है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, तो उसमें वो अभी उस ट्रस्ट में मेंबर है। इस भी एक अच्छी बात है। ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसमें सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए। सरकार से मेरी मांग है और जितने इसमें बड़े हैं जो पैसे लेके शपथ कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजाए। ये बड़ा मामला है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा हो। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी और जो भी अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है, सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। इन आरोपों, दावों और राजनीति के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि गड़बड़ियों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कितना मेटिकुलसली काम करते हैं, हर एक योजना कितनी बारीकी के साथ वो देखते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। और उनके मन मस्तिष्क को बहुत हद तक आप जानते हैं, और भगवान के प्रति उनका समर्पण, निराहार रहकर जब मंदिर बन रहा था, जब उद्घाटन होने वाला था, कैसे उन्होंने, तो ये सब देखते हुए अब जब ये खबरें उन तक पहुंच रही होंगी, वो सब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें अत्यधिक चिंता होगी और दुख होगा। और मैं कोई ये गोपनीयता की बात नहीं है, निर्माण के दौरान जितनी बार मैं मिला हूँ उनसे, उन्होंने एक हर दफ़े परामर्श दिया कि देखो नृपेंद्र, इन स्थानों पर गड़बड़ियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, ध्यान रखना होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं मिलने चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हो। उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो आप कह रहे थे ना, निष्कलंक, तो ब्लेमिश स्पॉट नहीं होना चाहिए। हर मीटिंग में उन्होंने 2 मिनट इस पर लगाया होगा। और अब आपको कांग्रेस का एक सियासी नारा सुनाते हैं। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। ये नारा राहुल गांधी के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले लगाया गया। अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी ने जैसे ही एंट्री ली, वहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने खड़े होकर एक सुर में नारा लगाया। नारा लगाए जाने के दौरान राहुल गांधी मुस्कुराते रहे। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद इस नारे से जुड़ी कुछ और बातें भी बताएंगे। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। कल राहुल गांधी का जन्मदिन है। 11 बजे वो 24 अकबर रोड आएंगे, नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो अपना बर्थडे केक भी काटेंगे। राहुल अपने जन्मदिन से ठीक पहले विदेश चले जाया करते थे। 2004 से अब तक इस मौके पर वो 2 बार ही भारत में रहे। 2025 में भी उन्होंने 24 अकबर रोड में अपना जन्मदिन मनाया था। इस साल भी वो यहीं रहेंगे। राहुल सेलिब्रेशन से पहले आज अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नारा लगाए जाने के बाद उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। करीब 45 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी पर सियासी अटैक। खैर, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की। कल तक उद्धव ठाकरे के जो सांसद नॉट रीचेबल थे, वो अब पूरी तरह बगावत पर उतारू दिख रहे हैं। दरअसल आज उद्धव की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए। 3 सांसद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के साथ दिखे थे, वही आज संसदीय दल की बैठक में थे। अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा बाबूवाजे संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इनके साथ पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद संजय राउत भी थे। सूत्रों का दावा है कि इन 6 सांसदों ने अपना अलग संसदीय गुट बना लिया। संबंधित पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। बड़ी बात यह है कि उद्धव की पार्टी ने इस बैठक के लिए व्हिप जारी किया था। सूत्रों के अनुसार चर्चा यह भी है कि ठाकरे गुट की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बागी सांसद ज्यादा नाराज हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 6 सांसदों के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। अब शब्द कहे गए थे। इसकी वजह से बागी सांसदों की नाराजगी और बढ़ गई। एक चर्चा यह भी है कि 6 बागी सांसद आज मुंबई के गोरेगांव स्थित वेस्टिन होटल पहुंचे। यह भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद इसी होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। साथ ही कल होने वाले शिवसेना स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। फिलहाल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नाराजगी बता रही है सब कुछ ठीक तो नहीं है। जो सांसद संसदीय दल की मीटिंग में नहीं आए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मामले को पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देख रही
नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। सभी 6 सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संजय राउत ने कहा जो चल रहा है लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द हो। जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा हाई है। ठाकरे गुट के समर्थक कई शहरों में सड़कों पर उतर चुके हैं, बागी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख का नाम भी सामने आने के बाद जबरदस्त नाराजगी है। इसके विरोध में वाशिम में ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जो इंटीमेशन देना था वो इंटीमेशन सही उनको पहुंच गया, मिल गया, फिर भी वो आए नहीं, तो उसका कारण क्या है? ये जो प्रोसीजर रहती है वो प्रोसीजर करना है। विप का जो कानूनी आधार है, अगर उस कानूनी आधार को ही संजय राउत नहीं जानते तो उसको एमपी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ सदन की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ ये कानूनी प्रावधान। हाँ, अगर सदन के अंदर कोई प्रक्रिया चल रही है और उसमें अगर आपने विप इशू किया और उस विप का उल्लंघन किसी सांसद ने किया तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सदन के बाहर नहीं। वो कह रहे कि अब सड़कों पर हम राड़ा करेंगे। किसको उकसा रहे हो आप? ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। ये महाराष्ट्र में आदरणीय देवाभाऊ की सरकार है, यहाँ पे उकसाने वालों को और सड़कों पर कानून हाथ में लेने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संजय राउत तो हर बार ही वैसी भाषा करते हैं और उस भाषा की वजह से वो बात खत्म होती जा रही है। वुमन बीइंग है, उनको गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतना, और जाना भी है और ऑपरेशन टाइगर है तो टाइगर जैसे आओ और बोलो ना, नहीं हमको रहना है, चुप चुप के जा रहे, वो बकरा चुपता है, टाइगर नहीं चुपता है। शिवसेना की वजह से चुन के आए, शिवसेना के सिंबल पे चुन के आए। अभी इस तरह के द्रोह करना बिल्कुल गलत बात है। यूपीडी सांसद संजय यादव के आवास पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। संजय यादव के आवास और कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात है। राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यूपीडी सांसद संजय देशमुख के घर के बाहर दूसरे दिन भी पुलिस तैनात रही। बागी सांसदों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीडी के बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने डीजीपी को आदेश दिया है, 6 सांसदों को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है। सुरक्षा खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए। मातोश्री के बाहर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक बड़ी होर्डिंग यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने लगाई है। जनतात शिवसेना मनात शिवसेना, यानी कि जनता में शिवसेना है, लोगों में शिवसेना है और मन में शिवसेना है, लोगों के मन में शिवसेना है। 19 तारीख को 60वां स्थापना दिवस है शिवसेना का और इस 60वें स्थापना दिवस पर ये एक होर्डिंग आप देख रहे हैं। सामने देखिए, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो फ्लाईओवर ब्रिज है उस पर कितना बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। बड़ी आदमकट ये जो होर्डिंग है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है, बाला साहेब ठाकरे की एक फोटो लगाई गई है, आनंद दिघे की एक फोटो लगाई गई है और शिवसेना का जो सबसे पहला चुनाव चिन्ह था टाइगर, गुर्राता हुआ टाइगर,
वो यहाँ पर हम उसकी फोटो देख सकते हैं और एकनाथ शिंदे भी इस होर्डिंग में आपको दिख सकते हैं। चारों तरफ भगवा झंडा लगाया हुआ है और इस भगवे झंडे के बीच में ये इतनी बड़ी आदमकद जो होर्डिंग है वो ये बात साफ कर रही है कि एक तरीके से मातोश्री के बाहर ये होर्डिंग्स लगाकर शिवसेना ये साबित कर रही है कि मातोश्री के बाहर जो है वो एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और फिक्र में बात झारखंड की, जहां कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, जिससे एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हो गई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें एक बार क्रॉस वोटिंग हो गई, जबकि दूसरी सीट हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। विधानसभा में जेएमएम और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के 56 सदस्य हैं। इस हिसाब से एक सीट जेएमएम और दूसरी कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का नुकसान हो गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि परिमल नाथवानी को जीत के लिए जरूरी 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा को 20 वोट। सदन में एनडीए के 24 विधायक हैं, उस हिसाब से परिमल नाथवानी के पास 4 वोट कम थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते वो 28 वोट पाने में कामयाब रहे। मतलब कांग्रेस जीत के लिए जरूरी 28 वोट होने के बावजूद हार गई, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार कम वोट होने के बावजूद जीत गए। इंडिया गठबंधन में किसने क्रॉस वोटिंग की, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को 2 राज्यों में 2 राज्यसभा सीटों का नुकसान हो गया, जो उसके लिए बड़ा झटका है। मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की, जो अपने अजीबोगरीब फरमान के कारण अक्सर चर्चा में रहती है। कभी महिलाओं की शिक्षा पर बैन, तो कभी घरेलू हिंसा को जायज बताने वाला फरमान। लेकिन इस बार एक कदम और आगे बढ़ते हुए तालिबान ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। फरमान यह है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ शरिया कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तालिबान की सैन्य अदालतों की ओर से जारी किया गया है, जिसका पूरे देश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आदेश के मुताबिक किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर से लेकर सामान्य कर्मचारी और यहां तक कि किसी मुजाहिदीन को भी स्मार्टफोन रखने की इजाजत नहीं होगी। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर पहले फोन तोड़ा जाएगा और फिर उस शख्स के खिलाफ शरिया कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी को इस नियम में छूट चाहिए तो उसके लिए तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन पर बैन पूरे देश में एक समान तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। कुछ इलाकों में ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है, जबकि कुछ प्रांत में महिलाओं, छात्रों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों तक भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया हर तरह की नई तकनीक को अपनाने की तरफ बढ़ रही है, वैसे में तालिबान की सरकार खुद को सदियों पीछे क्यों ले जा रही है। दरअसल तालिबान सरकार को स्मार्टफोन से खुफिया बातचीत के ट्रैक होने का अंदेशा है। साथ ही सरकारी बैठकों से सूचनाएं लीक होने का डर भी उसे सता रहा है। इसके अलावा तालिबान की सरकार मोबाइल को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव का प्रतीक मानती है और ताज़ा फरमान के पीछे ये वजह भी बताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारी अपना लंबा वक्त स्मार्टफोन पर ही बिताते हैं। अब देखा जाए तो ये समस्या दुनिया के कई देशों में है, लेकिन इसका समाधान ये तो नहीं कि स्मार्टफोन को ही बैन कर दिया जाए। तालिबान की सरकार को यह समझना होगा कि स्मार्टफोन को बैन करने का सबसे ज्यादा असर उसके बैंकिंग सेक्टर, ऑनलाइन भुगतान सिस्टम, ई कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा पर पड़ सकता है। हालांकि शिक्षा से तालिबान का कभी ज्यादा करीबी रिश्ता नहीं रहा, फिर भी बाकी चीजें प्रभावित हो सकती हैं।